नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल तैयारी में। मैं सौरभ भारती फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बात कर रहे थे हम प्राचीन भारतीय इतिहास की और उसमें लास्ट लेक्चर हमने किया था जैन और बौद्ध धर्म के बारे में। उससे पहले मैंने आपको प्राचीन भारत के कुछ राजवंशों के बारे में बताया था, यानी कि मगध में मौर्य साम्राज्य के उद्गम से पहले जो राजवंश हुए उस पर हमने चर्चा की थी। हमने किया था हर्यक वंश, हमने किया था कालाशोक वंश और हमने किया था नंद वंश। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी। देखिए, इससे पहले कुछ घटनाएं हुई, हमें उनके बारे में अगर हम जानकारी ले ले तो ठीक रहेगा। देखिए, नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने की थी। महापद्म नंद जो है वो एक शूद्र जाति से संबंध रखता था और आप इसे भारतीय इतिहास में, प्राचीन भारतीय इतिहास में पहला शूद्र वंश भी कह सकते हैं, गलत नहीं है। और महापद्म नंद को देखिए दूसरा परशुराम भी कहा गया है। इसने भारी पैमाने पर जो है क्षत्रियों का नरसंहार किया। बात समझ रहे? जैसा परशुराम के बारे में प्रचलित है कि उन्होंने क्षत्रियों को पृथ्वी से खत्म कर दिया था, उसी प्रकार से महापद्म नंद ने भी जो है क्षत्रियों से, आप समझिए, अपनी शत्रुता निभाई और उन्हें खदेड़ दिया। महापद्म नंद प्रतापी राजा था। आप ऐसा भी कह सकते हैं, मगध को वास्तव में एक शक्तिशाली राजवंश कह दीजिए, एक शक्तिशाली प्रदेश कह दीजिए, उसको उसके रूप में स्थापित करने का बहुत सारा श्रेय जो जाता है वो महापद्म नंद को जाता है, नो डाउट। नंद वंश में 9 राजा हुए टोटल, उसमें आखिरी राजा का नाम मिलता है धनानंद। बात समझ रहे? धनानंद अपने पूर्वजों की तरह कोई क्वालिटी वाला नहीं था। मीन्स जैसे कि महापद्म नंद एक प्रतापी राजा था, साम्राज्यवादी प्रकृति का था, है ना, ऐसा कोई गुण धनानंद में नहीं था। उल्टा महापद्म नंद के बाद जो नंद राजा है उनमें कोई भी इतना प्रतापी नहीं हुआ अपने पिता की तरह या अपने पूर्वज की तरह, महापद्म नंद की तरह, जो नंद साम्राज्य को बढ़ा सके। ऐसी स्थिति में जो है नंद साम्राज्य को अभी भी भारत में कोई चैलेंज करने वाला तो नहीं था, नो डाउट, क्योंकि नंदों के पास भारत में उस समय सबसे बड़ी सेना थी, हाथी घोड़े थे, और मगध में क्योंकि लोहे की खोज सबसे पहले हुई थी तो आधुनिक हथियार थे, एकदम मजबूत हथियार जिनको आप कह सकते हैं। ऐसी स्थिति में मगध की सेना को हराना लगभग नामुमकिन था और ऑलमोस्ट आसपास के जो छोटे प्रदेश थे उन सभी ने मगध के सामने सरेंडर कर ही दिया था। आपने देखा कि हर्यक वंश हमने पढ़ा, कालाशोक वंश पढ़ा, तो धीरे धीरे वो सभी वंशों ने जो है हर्यक कालाशोक में राजा हुए, उन आसपास के राज्यों से या तो वैवाहिक संबंध स्थापित किए या फिर उन्हें पूर्णतः अपने राज्य में मिला लिया। धनानंद बहुत ज्यादा विलासी प्रवृत्ति का था, घमंडी प्रवृत्ति का था, साथ ही साथ उसका अधिकांश समय जो राजपाट के भोग विलास में ही व्यतीत होता था। और जैसा कि अभी आपने देखा नंद वंश शूद्र वंश था, तो ब्राह्मणों से इनको आप समझ सकते हैं कि थोड़ी ये दूरी मेंटेन करके चलते थे, या उनको इन्होंने धर्म तो नहीं छोड़ा, जैन और बौद्ध धर्म अपनाने के इनके साक्ष्य तो नहीं मिलते हैं नंद वंश के, परंतु फिर भी जो है इनके समय में जो है ब्राह्मणों की बहुत दुर्गति होती थी, ब्राह्मण हाशिए पे चले गए थे। बात समझ रहे? ब्राह्मण मजबूर हो गए थे नंद राजाओं के द्वारा दिए जाने वाले दान दक्षिणा पर निर्भर होने लग गए थे। ऐसी स्थिति में धनानंद भी जो है ब्राह्मणों का अपमान करने से चूकता नहीं था। ऐसी ही एक घटना हुई जो आगे चलकर नंद वंश के पतन का कारण बनी। हम उस घटना की चर्चा कर लेते हैं। एक्चुअली जिस समय नंद वंश भारत में पनप रहा था उसी समय भारत के, आप समझिए कि पश्चिम के अंदर यूनान की सभ्यता जो है वहां पर एक छोटा सा प्रांत था, मैसेडोनिया। हिंदी में बात करें तो उसको मकदूनिया बोलते हैं और इंग्लिश में उसे मैसेडोनिया बोलते हैं। मैसेडोनिया का राजा था फिलिप, प्रतापी राजा था। आसपास के कई सारे क्षेत्र जीतकर उसने अपनी टेरिटरी को बढ़ाया था। और फिलिप की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अलेक्जेंडर, जो भारतीय इतिहास में सिकंदर के नाम से जाना जाता है, वो शासक बना। सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? अरस्तु। और कहते हैं कि अरस्तु की प्रेरणा से ही सिकंदर विश्व विजय करने के लिए निकला। सिकंदर ने बचपन से ही विश्व विजय करने का ख्वाब देखा था और सिकंदर जो था वो मात्र 16 वर्ष की आयु में ही उसने अपने आसपास के जो छोटे बड़े राज्य थे, जैसे एथेंस थे, स्पार्टा थे, इन्हें जीत लिया था। उसके बाद अब सिकंदर का सबसे बड़ा शत्रु था फारस या पर्शिया का साम्राज्य। पर्शिया उस समय का सबसे मजबूत साम्राज्य था ईस्ट में, जिसका साम्राज्य मध्य एशिया से लेकर मिस्र तक फैला हुआ था। ऐसे में सिकंदर ने जो है पर्शिया के शासक को युद्ध में हरा दिया। सिकंदर एक बहुत ही छोटे, आप समझिए, स्थान से आता था, पर उसने पर्शिया के राजा को हरा दिया। ये बहुत बड़ी घटना थी। ये घटना
भारत भी पहुंची। भारत के जो पश्चिमी सीमा प्रांत थे वहां पर एक विद्यालय था, यूनिवर्सिटी आप कह सकते हैं, विश्वविद्यालय, तक्षशिला नाम से। वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान के पेशावर के पास, अगर अपन एग्जैक्ट लोकेशन कहें तो वहां पड़ता था। तक्षशिला में उस समय वहां पर एक आचार्य अध्ययन करते भी थे और बच्चों को पढ़ाते भी थे, जिनका नाम था आचार्य चाणक्य। कहा जाता है क्योंकि ये चाणक्य पुत्र थे, इस वजह से इनका नाम चाणक्य पड़ा। इनका नाम कौटिल्य भी मिलता है। चाणक्य जो है राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र के विद्वान थे। वहां पर जब इन्हें यह सूचना मिली, क्योंकि तक्षशिला के अंदर पश्चिम से और दूसरे देशों से कई सारे लड़के पढ़ने के लिए आया करते थे, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का यह केंद्र हुआ करता था, तो उन्हें सिकंदर की विजयों की सूचना मिली। और सिकंदर जिस तरीके से मध्य एशिया को जीतकर आगे बढ़ रहा था, तो सीधा सीधा यह दिखता था कि सिकंदर का अगला टारगेट भारत ही होगा। तो चाणक्य, जो कि स्वयं खुद मगध के ही निवासी थे, उन्होंने अपनी एक कर्तव्य समझा कि मैं जाकर धनानंद को इस बात के लिए सूचित करूं कि भाई इस प्रकार से सिकंदर जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो चाणक्य मगध पहुंचे, पाटलिपुत्र, और उन्होंने पाटलिपुत्र आकर धनानंद को इस बारे में सूचित किया कि भाई सिकंदर इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, वो जरूर भारत पर हमला करेगा, तो आपको अपनी सीमाओं की सुरक्षा के प्रबंध करने चाहिए। धनानंद इससे नाराज हो गए। वो नाराज इस बात से हुआ कि एक सामान्य ब्राह्मण जो है वो राजा को आके सलाह देता है कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो धनानंद ने चाणक्य का अपमान कर दिया और उसे यह तक कह दिया कि ब्राह्मण हो, यहां पर आए हो सभा में, तो भिक्षा लो और चलते बनो, सलाह देने की जरूरत नहीं। चाणक्य ने जब इसका प्रतिरोध किया कि मैं राज्य के हित के लिए बात कर रहा हूं, मैं यहाँ पे आपकी भिक्षा के लिए नहीं आया है, तो धनानंद ने उनके साथ बदतमीजी करी और चाणक्य को धक्का दे दिया। कहा जाता है कि उस समय चाणक्य लंबी शिखा रखते थे, चोटी रखते थे, वो शिखा खुल गई, जो कि एक ब्राह्मण के लिए बहुत बड़ा अपमान था। तो चाणक्य ने वहीं पर यह कसम खाई कि धनानंद, जब तक तुम्हारे रक्त से मैं ये मेरी शिखा नहीं धो लेता, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। साथ ही साथ तुम्हारे पूरे वंश का मैं समूल नाश कर दूंगा और इस अत्याचारी राजवंश को मैं मगध से उखाड़ फेंकूंगा। ऐसा कहकर चाणक्य निकल गए। अब चाणक्य के इस घटना के बाद में एक घटना मिलती है कि चाणक्य जब रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्होंने एक युवक को देखा, लड़का था, बच्चा था, और आसपास के उसके 3-4 और बच्चे थे जो राजा, मंत्री, अपराधी और जनता के रोल में थे। राजा के रोल में जो व्यक्ति था, वो लड़का था, बच्चा सा, वो एक जैसे कि कोई एक न्यायप्रिय राजा किस प्रकार से जनता की बात सुनता है, दोनों पक्षों की बात सुनकर किस प्रकार से वो डिसीजन देता है, न्याय करता है, वो उस तरीके से व्यवहार कर रहा था। चाणक्य देखकर बहुत प्रभावित, उसे लगा कि यार इस बच्चे में तो जन्मजात एक राजा बनने की प्रतिभा है। उसने बच्चे से नाम पूछा, बच्चे ने अपना नाम चंद्रगुप्त बताया। अब देखिए, मौर्य शब्द जो है इसके पीछे अब 2 कहानियां हैं। चंद्रगुप्त कौन था, चंद्रगुप्त के पिता कौन थे, चंद्रगुप्त का राजवंश कौन सा था, इस बारे में विद्वानों में आज भी संशय है। कई सारे लोग इस बात में यकीन करते हैं कि चंद्रगुप्त क्षत्रिय वंश से संबंध रखता था। चंद्रगुप्त के जो मौर्य साम्राज्य के, या ये मौर्य जो थे, ये मौर्य शब्द जैसे अपन ने ये ऐसे लिखा है, ये ऐसे नहीं था। ये बोलते हैं कि नेपाल में तराई के क्षेत्रों के अंदर जो क्षत्रिय राजा थे वो मौर्य कहलाते। मौर्य क्यों कहलाते थे? क्योंकि वहां पर मोरों की प्रधानता थी, जहां पर वो तराई के क्षेत्रों में इनका राज्य था, क्षत्रियों का, मौर्य क्षत्रियों का। और मोर जो है इनका इनका वो हुआ करता था, राज्य चिन्ह हुआ करता था। तो चंद्रगुप्त मौर्य उस वंश से संबंध रखता था। इनकी माता का नाम तो मिलता है चंद्रगुप्त की माता का नाम मिलता है मुरा। तो कई विद्वान ये भी मानते हैं कि मुरा से ही जो है मौर्य शब्द बना है। यह भी कहा जाता है कि मुरा जो है ये धनानंद की ही एक दासी थी और ये धनानंद से बचकर अपना जीवन जी रही। एक और घटना मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने जो है गुलामों के बाजार से मुद्राएं देकर खरीदा था। हालांकि कई सारे इतिहासकार एक और पक्ष मानते हैं कि चंद्रगुप्त को उसके मामा से, एक्चुअली चंद्रगुप्त का लालन पालन जो किया करता था वो उसका मामा किया करता था, मुरा भी उसी के वही रहती थी, तो मामा ने जो है चंद्रगुप्त को चाणक्य के हाथों बेच दिया। ऐसा भी कहा जाता है, बकायदा चाणक्य ने उसके लिए मूल्य चुकाया।
अब जो भी बात है, इसमें ये बात आप मान सकते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त के अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल देखा कि यार इस लड़के को मैं तैयार कर सकता हूं एक योद्धा के रूप में, भारत के एक भावी राजा के रूप में। और चाणक्य ने उसे पिकअप कर लिया और चाणक्य ने उसे शिक्षित दीक्षित करना शुरू किया। इन वर्षों के अंदर जो है सिकंदर भी लगातार आगे बढ़ता रहा फारस से लेकर सिंधु घाटी तक, सिंधु नदी तक। रास्ते में जो भी छोटे बड़े राज्य आए, कबीले आए, सिकंदर उनको जीतता हुआ आगे बढ़ा। सिकंदर ने ज्यादातर जगहों पर अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए और उसके बाद जो है सिकंदर भारत की धरती पर आ धमका। तब तक धनानंद जो है वो अपने उन्हीं चीजों के अंदर व्यस्त था, उसका सिकंदर के आक्रमण पर कोई ध्यान नहीं था। परंतु तब तक चाणक्य ने चंद्रगुप्त को योग्य शिक्षा देकर, अस्त्रों की शिक्षा देकर तैयार कर दिया था। सिकंदर जब भारत पहुंचा तो सिंधु घाटी नदी के उस पार, जो वो पश्चिम की तरफ जो है, जो मतलब अफगानिस्तान की तरफ वाला पार्ट है, वहां पर राजा आम्भी का राज्य था। आम्भी राजा ने जो है सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और सिकंदर ने सिंधु नदी को पार कर लिया। पार करने के बाद जब सिकंदर सिंधु नदी के आगे आया तो फिर अब आगे जो साम्राज्य था वो था राजा पोरस का। पुरु भी नाम मिलता है, पोरस भी नाम मिलता है। तो सिकंदर और पोरो का लिख देता हूं मैं, सिकंदर और राजा पोरस का झेलम नदी के किनारे युद्ध हुआ। इस युद्ध के अंदर पोरस की हार हुई। बात समझ रहे? ये युद्ध बड़ा फेमस है, हेफस्तिनिस की लड़ाई इसको कहा जाता है। झेलम नदी के किनारे ये लड़ा गया था और इस युद्ध में पोरस की हार के बाद कहा जाता है कि पोरस को पकड़ के सिकंदर के पास लेके आया गया और सिकंदर ने पोरस से पूछा आपके साथ क्या व्यवहार किया जाए। तो पोरस का कहना था जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। तो सिकंदर इस बात से बड़ा प्रभावित हुआ, उसने पोरस को अपनी मित्रता ऑफर करी। पोरस ने सिकंदर की मित्रता स्वीकार कर ली और फिर सिकंदर ने पोरस को उसका राज्य लौटा दिया। एक घटना ये भी मिलती है कि क्योंकि सिकंदर जानता था कि पोरस जैसे राजा, अभी तो हम भारत के अंदर एंटर भी नहीं हुए, और पोरस जैसे आप समझिए कि अपनी मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले राजा अगर भारत में हैं तो फिर इनको गुलाम बनाना या इनको हराना आसान नहीं होगा। इस वजह से मुझे भारत में भारतीय लोगों के ही सपोर्ट की आवश्यकता होगी। इस वजह से उसने यहाँ पर मित्रता करना उचित समझा। वैसे भी सिकंदर जो है आज तक उसका ये रिकॉर्ड भी था, जिन जिन राज्यों में भी गया वहां पर इसने मित्रता ही करी, वैवाहिक संबंधी स्थापित किए। तो ये इसके कैरेक्टर की, सिकंदर के व्यक्तित्व की एक विशेषता थी। तो पोरस के साथ भी उसने आप ऐसा करिए, समझिए कि मित्रता कर ली। पोरस भी इस बात से बहुत ही ऑब्लाइज्ड हुआ और आगे के सिकंदर के अभियानों में पोरस की मदद सिकंदर की मदद पोरस ने की। पोरस का भतीजा था कनिष्क पोरस, छोटा पोरस, वो जो है झेलम नदी के पार जो है उसका शासन था व्यास नदी तक। तो जब कनिष्क पोरस पर आक्रमण किया तो उसने भी बड़ी वीरता से युद्ध किया। कहा जाता है कि अगर पोरस की सेनाएं, बड़े पोरस की सेनाएं जो हैं सही समय पर नहीं पहुंचती तो सिकंदर वहां पे हार जाता। तो आप समझिए कि झेलम नदी के तट पर भी और व्यास नदी के इस इलाके में भी सिकंदर को बहुत ही कड़ी टक्कर मिली थी भारतीय राजाओं से। इसी वजह से सेनाओं का मनोबल टूट गया था। जो सेनाएं थी सिकंदर की, उनका मनोबल टूट गया था। साथ ही साथ 337 ईसा पूर्व में सिकंदर अपने देश से निकला था और भारत में जो ये हम झेलम के तट पर लड़ाई देते 326 ईसा पूर्व की। ऑलमोस्ट इतने समय तक सिकंदर के जितने भी सैनिक थे, सिकंदर की सेना थी, वो अपने देश से बाहर ही अभियानों पे निकली हुई थी, वापस घर गए नहीं। इस वजह से भी उसकी जो सेना है उसमें विद्रोह हो गया। साथ ही साथ एक कारण ये भी बताते हैं कि जब सिकंदर की सेना के लोगों ने सुना मगध की विशाल सेना के बारे में, जिसमें 1 लाख से अधिक सैनिक है, घुड़सवार है ना, हाथी है। यूरोपीय लोगों ने पहले हाथी नहीं देखा था। पोरस की सेना में जब उन्होंने हाथी जैसा ऐसा विशाल का जानवर देखा तो उससे भी डर गए थे। उन्होंने कहा भी ये तो कुछ नहीं है, मगध के पास जो सेना है उसमें सबसे ज्यादा हाथियों की संख्या है, रथों की संख्या है। तो ऐसे में कहा जाता है कि सिकंदर की सेना का मनोबल टूट गया और उन्होंने आगे बढ़ने से मना कर दिया। सिकंदर ने अपनी सेना को धमकी भी दी परंतु उसका कोई फायदा नहीं हुआ और फाइनली फिर सिकंदर ने कहा कि भाई चलो ठीक है, अपन वापस लौट जाते हैं। तो सिकंदर मगध पर आक्रमण किए बिना ही लौट गया। अब यहां पर घटना मिलती है कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य से कहा था कि तुम जाके सिकंदर से मिलो और उससे अपने शत्रु धनानंद के खिलाफ सहायता मांगो। हालांकि कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मिलने भी गया था परंतु चंद्रगुप्त ने कुछ ऐसी
घमंड पूर्वक बातें सिकंदर के सामने करी कि सिकंदर ने उसे पकड़ने का आदेश दे दिया और चंद्रगुप्त फिर जो है अपनी तलवार के दम पर कलाबाजियां करता हुआ सिकंदर के खेमे से बाहर निकल गया। ये घटना कई जगह पे मिलती है, परंतु प्रामाणिकता पे अभी भी जो विद्वान है वो संशय करते हैं कि शायद ये सही ना हो। तो सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य के मिलने की कोई प्रामाणिक जानकारी हमें नहीं मिलती है। जो भी बात है, सिकंदर मगध पर आक्रमण किए बिना लौट गया। लौटते समय अपने जो पश्चिम के अंदर जीते हुए प्रदेश थे उनको वो अपने एक क्षत्रप आप सेनापति कह सकते हैं, उसको सौंप गया। उसका क्षत्रप था सेल्यूकस निकेटर। तो भारत में सिकंदर के जो जीते हुए प्रदेश थे वो सेल्यूकस निकेटर के अंडर में आ गए। पोरस ने वापस जाते हुए भी उसका अच्छा स्वागत किया। हालांकि पंजाब वाले क्षेत्र से जब सिकंदर गुजर रहा था तो यहाँ पर एक जनजाति रहती थी खोखर जनजातियों से सिकंदर का युद्ध हुआ। कहा जाता है इसी युद्ध के अंदर सिकंदर को एक घाव लगा और वो घाव गैंग्रीन में बदल गया, मतलब घाव सड़ गया, जहर फैल गया और सिकंदर की बेबीलोन जाते हुए, बेबीलोन पर्शिया साम्राज्य की राजधानी थी, वहां जाने से पहले ही रास्ते में सिकंदर की मृत्यु हो गई। 322 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। तो सिकंदर की मृत्यु के बाद जो इतना बड़ा उसका साम्राज्य था उसके क्षत्रपों में बढ़ जाता है। तो भारत का जो साम्राज्य था वो फिर सेल्यूकस निकेटर के अंडर में आ जाता है। अब यही वो मौका था जब कई सारे जो प्रांत थे, खास करके मगध के सीमावर्ती प्रांत, जो बड़े बड़े राजवंश थे, वो सिकंदर के आक्रमणों से हिल गए थे। यही मौका था चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, सिकंदर के जाते ही पंजाब के आसपास के जो प्रांत थे, मगध की सीमावर्ती जो प्रांत थे, पश्चिमी सीमा वाले जो प्रांत थे, वहां पर उसने छापामार युद्ध अपनाते हुए छोटे छोटे किलों को जीतना शुरू किया। चाणक्य ने ब्राह्मणों को एकत्रित किया और उनसे धन की व्यवस्था करवाई ताकि सेना बनाई जा सके, सेना का खाना खर्चा और सेना के जो हथियार वगैरह हैं वो उपलब्ध कराए जा सके। इन सब के बाद चंद्रगुप्त ने एक सेना का गठन किया और चंद्रगुप्त सीधा फिर पश्चिम की सीमा से अंदर घुसते हुए छोटे छोटे प्रदेशों को जीतता हुआ राजगृह पहुंचा। राजगृह मगध की पुरानी राजधानी थी और आराम से उसने राजगृह पे कब्जा कर लिया। कई जगह पे यह भी कहा जाता है राजगृह में बकायदा चंद्रगुप्त का स्वागत किया गया क्योंकि जनता भी धनानंद से त्रस्त हो गई थी। उसके बाद चंद्रगुप्त पाटलिपुत्र पहुंचा। पाटलिपुत्र में छोटा सा युद्ध हुआ और उस युद्ध के अंदर चंद्रगुप्त को विजय मिली। धनानंद को गिरफ्तार कर लिया गया। चाणक्य के सामने धनानंद को चंद्रगुप्त ने पेश किया कि गर्दन काट दी। पहले तो चाणक्य ने उसके रक्त से अपनी शिखा धोई और उसके बाद चंद्रगुप्त का मगध के राज सिंहासन पे राज्याभिषेक किया और यहीं पे एक नए राजवंश की नींव पड़ती है जिसे इतिहास में हम मौर्य राजवंश के नाम से जानते हैं, जिसका संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस लेक्चर में हमें इन्हीं मौर्य राजाओं के बारे में पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, बैकग्राउंड तो सारा आप समझ गए क्या क्या घटनाएं होती है। अब सीधा हम पढ़ना शुरू करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व के अंदर राज सिंहासन संभाला था। तो 322 से लेकर लगभग 298 ईसा पूर्व, 297 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर उसने अपना शासन स्थापित किया। साम्राज्य विस्तार के दौरान 305 ईसा पूर्व में, देखो चंद्रगुप्त ने शुरुआती समय अपना बहुत ही आसानी से बिताया। कोई ज्यादा बड़ा उसके शासनकाल में कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ क्योंकि पंजाब को वो पहले ही जीत चुका था। मगध को जीतने के बाद से ही बाकी जो पूरा शासन था, जो साम्राज्य था, वो उसके कब्जे में आ गया था। सिक्योर ही था, कोई बड़ी बात थी नहीं। 305 में जरूर पंजाब के जो प्रांत थे जिस पर सेल्यूकस निकेटर का अधिकार था, उनसे जरूर चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हुई। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस जीत के बाद सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त की तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाया। अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। सेल्यूकस ने 500 हाथियों के बदले हेरात, अराकोसिया यानी कांधार, जेड्रेशिया और काबुल के कुछ क्षेत्र जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए। साथ ही अपनी पुत्री हेलेना का विवाह भी चंद्रगुप्त के साथ कर दिया। देखो, चंद्रगुप्त के समय में क्या है, क्योंकि यूनानी यात्री जो थे, ग्रीस के आने वाले जो यात्री थे, वो भारत बहुत आते जाते थे क्योंकि पश्चिम के क्षेत्रों पे यूनानियों का राज्य था, इस वजह से भारत आना जाना होता था, है ना। तो उस समय के यूनानी इतिहासकारों ने, जिन्होंने सिकंदर के बारे में बहुत लिखा है, तो उन्होंने भारत के बारे में भी बहुत लिखा है। बात समझ रहे। इवन उस समय मैगस्थनीज नाम का एक यूनानी यात्री भारत में आता है। मैगस्थनीज के बारे में कहा जाता है कि ये पहला विदेशी यात्री था जो भारत में आया जिसने भारत के बारे में लिखा है। मैगस्थनीज ने भारत में अपनी यात्राओं का वर्णन लिखा है इंडिका किताब। किस किताब में? इंडिका। हालांकि किताब अभी खो गई है, इंडिका पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है,
बाद के मेगास्थनीज के बाद में जो कई सारे इतिहासकार वगैरह हुए, उन्होंने इंडिका को लेकर अपने कुछ किताबों के अंदर उद्धरण दिया कि भाई इंडिका में ऐसा लिखा हुआ है, इंडिका में ऐसा लिखा हुआ है, बट ओरिजिनल इंडिका किताब जो है वो अभी खो गई है। तो ध्यान रखना, भारत में आने वाला पहला विदेशी यात्री कौन है? मेगास्थनीज। किसके शासनकाल में आता है? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आता है। इसे इसी ने भेजा था, सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। ठीक है, सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपने राजदूत मेगास्थनीज की नियुक्ति करता है। मेगास्थनीज में पाटलिपुत्र में रहते हुए इंडिका की रचना करी। स्ट्रैबो तथा जस्टिन की रचनाओं में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रेकॉट्स कहा गया है। देखो, मैंने आपसे कहा ना, यूनानी इतिहासकारों ने भी खूब सारा अपने बारे में जिक्र किया है, भारत के बारे में। तो देखो, भारत के कोई राजा वगैरह है ना, जैसे उनका अलेक्जेंडर, हमारा सिकंदर हो गया, हमारे इतिहास में उसको क्या लिख दिया हमने? सिकंदर। तो ऐसे ही हमारा चंद्रगुप्त मौर्य यूनानी इतिहासकारों के लिए क्या हो गया? सेंड्रेकॉट्स। एक शब्द और मिलता है, एंड्रेकॉट्स। ये दोनों शब्द जो हैं, सेंड्रेकॉट्स और एंड्रेकॉट्स, भारत के चंद्रगुप्त मौर्य के लिए प्रयुक्त किए गए। पहले पता ही नहीं था किसी को, पर ये ब्रिटिश विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी इसने स्थापित करी थी। ये जब 19वीं शताब्दी में भारत के अंदर आया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ रिसर्च वगैरह करी, यूनानी इतिहास को भी पढ़ चुका था, वहां पर इसको समझ में आया कि यार ये जो सेंड्रेकॉट्स और एंड्रेकॉट्स जो यूनानी इतिहासकार लिख रहे हैं ना प्राचीन, वो तो भारत का चंद्रगुप्त मौर्य है। इसने इस बात को प्रमाणित किया। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अलग अलग धारणाएं प्रचलित है। जैसे मैंने आपको कहा ना, चंद्रगुप्त मौर्य का वंश क्या था, ये किस वर्ण का था, पता ही नहीं चलता है। आज भी इस पे बहुत विवाद है। जैसे ब्राह्मण साहित्य जो लिखा गया है वो चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र मानता है। बौद्ध तथा जैन साहित्य जो लिखा गया है वो चंद्रगुप्त को क्षत्रिय मानता है। मुद्रा राक्षस, आगे चलकर अपन को एक विशाखदत्त का लिटरेचर मिलता है। विशाखदत्त हुआ था गुप्त काल में, उसने चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल ही माना है। जस्टिन जो है वो इसे बहुत ही साधारण कुल में उत्पन्न मानता है, वर्ण वगैरह की बात नहीं करता है। विष्णु पुराण जो लिखा गया है उसमें भी मौर्य साम्राज्य का जिक्र है, वो भी उसे निम्न कुल में उत्पन्न मानता है। इसी वजह से ज्यादातर जो थ्योरी है ना, वो चंद्रगुप्त मौर्य को एक निम्न कुल में उत्पन्न मानती है। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त में चंद्रगुप्त मौर्य के वृषल या कुलहीन शब्द का प्रयोग हुआ। बेसिकली मैंने आपसे बताया ना, इसके पिताजी का नाम पता ही नहीं चलता है। इसके पिताजी कौन थे, कहां से आए थे, क्या व्यापार करते थे, व्यवसाय करते थे, इस बारे में कुछ पता नहीं है। इस वजह से इसके लिए कुलहीन शब्द का प्रयोग भी किसने किया है? विशाखदत्त। विशाखदत्त तो गुप्तकालीन लेखक था। इसका अच्छा एक नाटक है ये मुद्रा राक्षस जो है ना, ये विशाखदत्त का बहुत प्रसिद्ध नाटक है। उसके अंदर इसने चंद्रगुप्त मौर्य की घटनाओं का उल्लेख किया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र, मालवा, अवंती और सुदूर दक्षिण भारत के कुछ हिस्से भारत में मिले। वर्तमान का जो कर्नाटक है, अवंती उज्जैन हो गया, सौराष्ट्र आप समझ गए गुजरात का भाग हो गया, ये सब हिस्से उसने अपने साम्राज्य के अंदर जोड़ लिए थे। चंद्रगुप्त के समय कहा जाता है कि प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने 6 लाख सैनिक लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला था। बेसिकली यूनानी इतिहासकार है प्लूटार्क, ठीक है। इनकी कई सारी बातें बहुत ज्यादा अतिशोक्तिपूर्ण होती है, तो भारत को रौंदने वाली बात तो नहीं है। भारत में जो विजय अभियान है, मतलब आप समझिए कि उधर काबुल से लेकर दक्षिण के अंदर जो है, आप समझ लीजिए कि कर्नाटक के अंदर जो है अपनी गोदावरी नदी, वहां तक इसने अपना साम्राज्य फैला लिया था। कश्मीर वगैरह, बंगाल, आसाम, ये सभी चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के हिस्से थे। तमिल ग्रंथ अहनानूर और मुन्नानूर से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया था। ये बात सही है, चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक के बहुत सारे भागों को जीत लिया था, तो इसका प्रमाण भी मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम वर्षों में दक्षिण भारत ही चला गया था, है ना। जीवन के अंतिम वर्षों में चंद्रगुप्त मौर्य में संन्यास की भावना जागृत हुई और जैन मुनि भद्रबाहु से दीक्षा लेकर उसने जैन धर्म अपना लिया और दक्षिण भारत में श्रवणबेलगोला जाकर रहने लगा। श्रवणबेलगोला वर्तमान में कर्नाटक राज्य के अंदर है। अपने जीवन के अंतिम में इसने जैन सन्यासी भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला चला गया। चंद्रगिरी पर्वत पर इसने चंद्रगुप्त बस्ती बसाई, जहां 297 ईसा पूर्व में इसने लंबे उपवास के बाद इसका निधन हो गया। 297 में इसका निधन होता है और ये 298 ईसा पूर्व के अंदर ही अपना राजपाट त्याग देता है। बात समझ रहे? 298 ईसा पूर्व में अपना राजपाट त्याग देता है, श्रवणबेलगोला चला जाता है। वहां पर संथारा पद्धति से, संथारा का मतलब होता है भूख प्यास से अपने प्राण त्याग देना, वो अपना लेता है और वहां पर 297 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो जाती है। बात समझ रहे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य है, भारत का महान सम्राट जिसने भारत में मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। थोड़ा सा बात कर लेते हैं चाणक्य के बारे में। देखिए, चाणक्य का नाम आपको विष्णुगुप्त भी मिलेगा और कौटिल्य भी मिलेगा।
विष्णुगुप्त कहिए, चाणक्य कहिए, कौटिल्य कहिए, ये सब एक ही व्यक्ति के नाम है। ठीक है, चाणक्य का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो है अर्थशास्त्र। बात समझ रहे हैं? अर्थशास्त्र मतलब बेसिकली इकोनॉमिक्स से संबंधित नहीं है, हालांकि इसमें राज्य की व्यवस्था, राजनीति, कूटनीति, विदेश नीति कैसी हो, राज्य के अंदर कर व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, राजाओं के सगे संबंधियां किस प्रकार से होने चाहिए, किस प्रकार के किले होने चाहिए, इन सब बातों का उल्लेख जो है अर्थशास्त्र में किया गया है। बात समझ रहे? और चंद्रगुप्त के मौर्य साम्राज्य की स्थापना में आप समझिए कि जितना हाथ चंद्रगुप्त का था उससे कहीं ज्यादा योगदान जो है चाणक्य का स्वयं का था। भारत के महान आचार्यों में आज भी चाणक्य की गिनती की जाती है, तो आप इसको ध्यान रखना। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी मौर्य साम्राज्य का प्रधानमंत्री रहा। उसके बाद चंद्रगुप्त का मौर्य जब बिंदुसार शासक बना उस समय भी उसने शासन के मौर्य काल के प्रधानमंत्री के रूप में काम किया, तो लंबा चला इसका कार्यकाल। फिर बिंदुसार के समय में जो है चाणक्य ने जो है संन्यास ले लिया और फिर जंगल में जाकर कुटिया बनाकर रहने लगा। तो बेसिकली चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की जोड़ी, इन्होंने भारत के अंदर एक नए मजबूत राजवंश की नींव रखी, जिसे इतिहास में हम मौर्य वंश के नाम से जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका बेटा बिंदुसार शासक बनता है। बिंदुसार देखिए चंद्रगुप्त के बाद शासक बना। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रोचैट्स कहा है, कहीं पे अमित्रोचैट्स भी लिख रहे हैं, अमित्रोचैट्स या अमित्रोचैट्स। ये किसके लिए शब्द प्रयोग हुआ है? बिंदुसार के लिए प्रयोग हुआ है। वायु पुराण में इसे भद्रसार और जैन धर्म ग्रंथों में इसे सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ और तक्षशिला में हुए इस विद्रोह को इसके बेटे, दूसरे नंबर का बेटा था अशोक, उसने दबाया। दूसरा विद्रोह उज्जैन में हुआ था, उसमें भी सुशीम और अशोक दोनों ने मिलकर इस विद्रोह को दबाया था। सीरिया का शासक जो है एंटियोकस ने डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में अपना राजदूत बना के भेजा था। मतलब आप समझिए कि उस समय मौर्य साम्राज्य के जो संबंध थे, विदेशी व्यापार भी करते थे भारत के लोग, सीरिया से, यमन से, इस तरह के जो लोग हैं, मिस्र के लोगों से, मिस्र की सभ्यता भी बहुत पुरानी है, तो वहां से किसने, सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नाम के व्यक्ति को बिंदुसार के दरबार में अपने राजदूत बनाकर भेजा था। मिस्र के शासक टालिपी ने, फिलाडेल्फस ने डियानिकस को बिंदुसार के दरबार में राजदूत नियुक्त किया था। तो बेसिकली आपस में इनके संबंध चलते रहते थे। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को संरक्षण देने वाला पहला मौर्य शासक था। आजीवक संप्रदाय भी देखिए जैन धर्म का ही एक संप्रदाय था, है ना, जैसे जैन धर्म की शिक्षा है वो आजीवक संप्रदाय में भी प्रचलित थी। तो जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जीवन के अंतिम वर्षों के अंदर जैन धर्म का अनुयायी हो गया था, वैसे ही बिंदुसार जो है वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी हो गया था। बिंदुसार भी जो है वो जिसको कहते हैं ना, सुलह की नीति में विश्वास रखने वाला था, अर्थात जितने भी आसपास के राजवंश हैं या बड़ी शक्तियां हैं उनसे मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित रहने चाहिए। इसके लिए वो क्या करता था, या तो विवाह करता था, कई विवाह किए, विवाह के कारण इसके 100 पुत्र हुए। सबसे बड़ा सुशीम था, दूसरा पुत्र अशोक था, और आगे चलकर जो राजवंश भी हस्तांतरित हुआ, राजगद्दी हस्तांतरित हुई, वो अशोक को हुई। तो अब हम पढ़ेंगे सम्राट अशोक के बारे में, बिंदुसार का ही पुत्र था। थोड़ा देखिए, बिंदुसार का नेचर ऐसा था कि शादियां बहुत सारी करी उसने, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि कई सारे पुत्र हुए, और प्रथा ये थी कि जो सबसे बड़ा पुत्र है वही शासक बनता था। हक तो सुशीम का था, सबसे पहला बड़ा, परंतु सुशीम से कहीं ज्यादा योग्यवान अशोक था जो दूसरे नंबर पे था। परंतु अशोक को उसके भाई पसंद नहीं करते। अशोक का बचपन से ही मजाक उड़ाया जाता। कारण था अशोक की मां का ब्राह्मण होना। कहा जाता है कि बिंदुसार एक बार जंगल में शिकार खेलने के लिए गया और खेलते खेलते वो भटक गया। तो फिर वो एक जंगल से निकलते हुए गांव में पहुंचा, और गांव का जो श्रेष्ठी था, सबसे प्रमुख व्यक्ति था, वो एक ब्राह्मण था। उसे पता चला जब कि मौर्य शासक खुद गांव में आए हैं, तो उनकी बड़ी आव भगत वगैरह की। और बाद में जब बिंदुसार जाते जाने लगा तो उसने अपनी बेटी का नाम था सुभद्रांगी। बौद्ध धर्म में नाम मिलता, जो वैदिक ग्रंथ है उनमें तो अशोक की मां और बिंदुसार की पत्नी का नाम मिलता है सुभद्रांगी या धर्मा, और यही नाम जो है धर्मा नाम बौद्ध धर्म ग्रंथों में हो जाता है धम्मा। क्या हो जाता है? धम्मा।
बौद्ध धर्म ग्रंथ क्या पाली भाषा में लिखे हैं। तो संस्कृत भाषा से टूट के जब ये शब्द पाली भाषा में हुआ तो ये धर्म का क्या बन गया, धम्मा बन गया। धर्मा का क्या बन गया, धम्मा बन गया। तो अशोक की माँ ब्राह्मण स्त्री थी, वो राजमहल में तो आ गई, पर राजमहल की दूसरी जो रानियां थी वो इससे बुरा व्यवहार करती थी, सौतेला व्यवहार करती थी, तो ये वापस अपने पिता के यहाँ जाके रहने लगी। अशोक का जब जन्म हुआ तो अशोक का लालन पालन अपने ननियाल गांव में भी हुआ और अपने पिता के राजमहल में भी हुआ, आना जाना लगा रहता था। तो अशोक के जो दूसरे भाई थे उसका मजाक उड़ाते थे कि तुम पूर्ण क्षत्रिय नहीं हो, बात समझ रहे हैं। पर अशोक ने अपनी योग्यता बार बार साबित करी, चाहे उज्जैन में विद्रोह दबाना हो, चाहे तक्षशिला में विद्रोह दबाना हो, चाहे वो दूसरे जगहों पर जहां जहां भी पिता के साथ सैनिक अभियानों में वो गया, हर जगह उसने अपनी योग्यता को प्रूव किया। जबकि सुशीम जो है वो कूटनीतिज्ञ और चालाक ज्यादा था और युद्धों वगैरह में कभी भी उसने आगे बढ़कर सेना का नेतृत्व नहीं किया। इस वजह से अधिकांश लोग चाहते भी यही थे कि अशोक आगे राजा बने। तो 273 ईसा पूर्व में जैसे ही बिंदुसार की मृत्यु होती है, अशोक उज्जैन होता है, अशोक सीधा मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र पहुंचता है और अपने यहाँ राज्याभिषेक करवा लेता है। सुशीम और उसके नेतृत्व में उसके बाकी जो भाई होते हैं अशोक को राजा मानने से इनकार कर देते हैं। तो अगले 3 सालों तक जो है अशोक अपने भाइयों को पकड़ पकड़ के उनकी हत्याएं करवाता है। कहा जाता है अशोक ने अपने 99 भाइयों को मौत के घाट उतारा और 269 ईसा पूर्व में 269 ईसा पूर्व में अशोक ने फिर से अपना राज्याभिषेक करवाया, दूसरी बार अपने भाइयों की हत्या करने के बाद। बात समझ रहे? तो अशोक इस प्रकार से शासक बन जाता है। कहा जाता है बौद्ध धर्म में, तो बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है ना उसमें तो जबरदस्त बड़ा चढ़ा के लिखा गया है। कहा जाता है कि अशोक बहुत ज्यादा क्रूर था, बहुत ज्यादा क्रूर था, इसीलिए लोग जो है अशोक को चंड अशोक कहा करते थे। मतलब लोगों की हत्याएं करना, युद्ध के अंदर हिंसा करना उसके लिए आम बात। अशोक के राज्याभिषेक के 90वें वर्ष में, यानी कि लगभग ये वर्ष मिलता है 272 ईसा पूर्व का। उस समय कलिंग का एक साम्राज्य था। कलिंग के अंदर गणतंत्र व्यवस्था थी, लोग अपना राजा वगैरह चुनते थे। वो साम्राज्य जो है अशोक के सामने आत्मसमर्पण करने से मना कर देता है। अशोक को इस बात का गुस्सा आता है और अशोक कलिंग पर आक्रमण करते हैं। कलिंग का भयंकर युद्ध होता है और क्योंकि इस युद्ध के अंदर कई सारे आम जन लोग भी शामिल थे, उनकी भी युद्ध के अंदर मृत्यु हो जाती है और भारी संख्या में लोगों का नरसंहार किया जाता है। कहते हैं कि इस युद्ध के बाद जब अशोक युद्ध भूमि के पास से गुजरा तो युद्ध की बाद की स्थिति देखकर, सैनिकों की लाशें देखकर, बच्चों का विलाप, उनकी विधवा स्त्रियों का विलाप देखकर अशोक का दिल पसीज जाता है। वो वापस अपनी राजधानी आता है और आकर फिर सभी धर्म के लोगों से चर्चाएं करता है कि मुझे भाई मानसिक रूप से शांति नहीं मिल रही है। बाद में कई सारे धर्माचार्यों से मुलाकात के बाद अशोक को बौद्ध धर्माचार्यों की बातें बहुत अच्छी लगती। बौद्ध भिक्षुओं के संवादों से वो बहुत प्रभावित होता है और अशोक कलिंग युद्ध के कुछ समय बाद ही बौद्ध धर्म को पूर्णतः स्वीकार लेता है। उसके बाद अशोक जो है अपने जीवन का लक्ष्य युद्ध विजय के स्थान पर धम्म विजय को बना लेता है। अशोक का मानना था कि अगर ज्यादातर लोग बौद्ध धर्म को अपना ले, जो अहिंसा का संदेश देता है, तो फिर युद्ध होंगे ही नहीं। तो अशोक ने फिर अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य बना लिया कि मुझे जब तक मैं जीवित हूं बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना है। और अशोक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। बौद्ध भिक्षुओं के लिए उसने जगहों जगहों पर चैत्य और विहार बनवाए। अशोक ने अपनी जो विचारधारा है, जो धम्म की विचारधारा है, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए जितना भी उसका साम्राज्य था वहां पर अशोक स्तंभ लगवाए। अशोक स्तंभ के ऊपर, अशोक स्तंभ का मतलब क्या, ऐसे पत्थर का एक पिलर होता था, उस पिलर के ऊपर उसने वहां की जो लोकल लैंग्वेज है, जैसे कहीं पे ब्राह्मी भाषा में है, कहीं पर खरोष्टी लिपि में है, उस भाषा के अंदर उसने 12 शिलालेख खुदवाए, यानी 12 मैसेज, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, एक के ऊपर, और उसे अपने राज्य के पूरे जहां जहां पर भी कोने थे वहां लगाया। मतलब अशोक का अभिलेख आपको वर्तमान में पाकिस्तान में मिलेगा, अफगानिस्तान में मिलेगा, तिब्बत में मिलेगा, चीन में मिलेगा, भारत में कई स्थानों पर मिलेगा अशोक के अभिलेख। आप समझिए कि अशोक इतना चक्रवर्ती राजा था। क्योंकि अशोक ने अपने जीवन का बाद का लक्ष्य जो है, कलिंग युद्ध के बाद में अशोक ने अहिंसा, सद्भाव और भाईचारे की विचारधारा, धार्मिक रूप से सभी धर्मों को सम्मान देना, इसमें उसने अपना ध्यान लगाया, उसमें अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। इस वजह से अशोक के नाम के आगे आज हम महान शब्द का प्रयोग करते हैं, हम कहते हैं महान सम्राट अशोक। बात समझ रहे?
महान शब्द बहुत ही कम लोगों के साथ प्रयोग में किया जाता है, उसमें से अशोक एक है। तो आइए बारी बारी से हम अशोक के जीवन की इन घटनाओं को वापस से एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, सम्राट अशोक ने 273 ईसा पूर्व में सिंहासन प्राप्त कर लिया था, परंतु 4 साल तक वो गृह युद्ध में ही उलझा हुआ रहा। वास्तविक राज्याभिषेक उसका 269 ईसा पूर्व में हुआ था, जब उसने बाकी 99 भाइयों की हत्या कर दी। शासक बनने से पहले वो उज्जैन और तक्षशिला का गवर्नर था। एचपी वेल्स ने उसे सम्राटों में महानतम शासक बताया है। अशोक की माता सुभद्रांगी थी, ब्राह्मण थी, चंपा की राजकुमारी थी। कश्मीर तथा खोतान पर भी अधिकार कर लिया था। कश्मीर में अशोक ने श्रीनगर की स्थापना करी थी। बाद में अशोक का पुत्र जो था कुणाल, वो फिर कश्मीर का शासक बना, वहीं पे शासक करा उसने। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व के अंदर अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग उड़ीसा वाला, मैंने शायद 273 बोल दिया था पहले, ध्यान रखना 261 ईसा पूर्व है। हाँ, 261 ईसा पूर्व में उसने कलिंग पर आक्रमण किया, कलिंग को जीत लिया। परंतु कलिंग युद्ध के जीत के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। कलिंग के हाथी गुम्फा अभिलेख से प्रकट होता है कि संवत तक उस समय कलिंग पर नंदराज नामक कोई राजा राज्य कर रहा था। बेसिकली कलिंग पर उस समय कौन सा राजवंश था, राजा था, इस बारे में इतिहास में ज्यादा कुछ लिखा नहीं गया है। कलिंग युद्ध में व्यापक हिंसा के बाद उसने युद्ध विजय की जगह, ये शब्द अभी मैंने आपको काम लिया, उसने अपने जीवन का लक्ष्य क्या बना लिया, धम्म विजय को बना लिया। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। इसके लिए उसने बकायदा अपने जो पुत्र और पुत्रियां थी उनको भी धर्म प्रचार करने के लिए भेजा। जैसे अशोक का पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा जो है श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए गए। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखना आप भी। अशोक ने शासन के 10वें वर्ष में बोध गया, है ना, बोध गया जहां पे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा करी, लुम्बिनी जहां पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। नेपाल की तराई में स्थित निगलिवा में कनक मुनि के स्तूप को उसने पुनर्निर्माण कराया और उसका संवर्धन करवाया। बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया। देखो, बौद्ध स्तूप क्या होते थे, स्तूप, चैत्य और विहार, ये 3 संरचनाएं मिलेंगी आपको। चैत्य और विहार जो है, चैत्य तो क्या होते थे, गुफाओं को काट कर, पत्थरों को काट के बनाए जाते थे, गुफाएं बनाई जाती थी, चैत्य। विहार जो होते थे बौद्ध भिक्षुओं के रहने के स्थान हुआ करते थे। स्तूप क्या होते थे, आप ऐसा कह सकते हैं गौतम बुद्ध के मंदिर। क्या होता था, इस स्तूप के अंदर ऐसे बीच के अंदर एक ऐसे पूरी एक बिल्डिंग बनाई जाती थी, यूं इस प्रकार से, ठीक है। ये बीच में जो जगह होती थी ना, इसके अंदर एक बर्तन के अंदर गौतम बुद्ध से संबंधित कोई ना कोई अवशेष रखा जाता था, जिनका बुद्ध के जीवन से कुछ संबंधित है। कई सारे स्थानों पर तो गौतम बुद्ध के शरीर के अवशेष रखे गए, कहीं पर दांत, बाल, है ना, इस प्रकार से रखे गए। वो गौतम बुद्ध के जो मतलब उनके पर्सनल यूज से संबंधित चीजें थी। कई जगहों पर उसका भी स्तूप बनाया गया। फिर स्तूप के चारों तरफ ऐसे 4 गेट बनाए जाते थे, इस तरह से स्तूप के चारों तरफ खुला होता था। ये नॉर्मली एक स्तूप की संरचना होती थी, बात समझ रहे। तो अशोक ने कई सारे स्तूपों का निर्माण कराया, जैसे सांची का स्तूप, सारनाथ का स्तूप, ये बड़े फेमस स्तूप हैं। यहाँ पर तो बकायदा बड़े ही कलात्मक तरीके से इन स्तूपों का निर्माण किया गया है। उन स्तूपों को देखकर पता चलता है कि मौर्य काल के अंदर इनकी ये जो मूर्ति कला है, प्रस्तर कला है या भवन निर्माण कला है, ये कितनी उन्नत अवस्था में थी। एक मैंने शायद पीछे भी कभी आपको जिक्र किया था कि जो पहली बार मंदिर बनने का सिस्टम हुआ ना, मंदिर किसी की याद में, आप देवता की याद में कोई मंदिर बनाते हैं, वो वैदिक धर्म से शुरू नहीं हुआ है, वो बौद्धों से शुरू हुआ है। गौतम बुद्ध के बाद में गौतम बुद्ध के अनुयायियों ने जो है उनके मंदिर बनाने शुरू कर दिए थे। फिर देखिए, अशोक ने धम्म को नैतिकता से जोड़ा। उसके प्रचार प्रसार के लिए उसने शिलालेखों का, यानी कि पत्थर के बड़े बड़े शिलाओं के ऊपर उसने लेख लिखवाए। खास करके वो जो मैंने आपको बताया अशोक के अभिलेख, अशोक के जिसके ऊपर वो पिलर के ऊपर लिखवा कर उसने राज्य के कोने कोने में लगवाए। इसकी प्रेरणा उसे ईरानी शासक दारा प्रथम से मिली। अशोक ने विहार यात्रा की जगह बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा अर्थात धम्म यात्रा को प्रेरित किया। धम्म को स्थापित करने के लिए उसने धम्म महापात्र नाम के अधिकारियों की नियुक्ति करी। बाकायदा अशोक ने राज्य के खर्चे पर ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति करी जो बौद्ध धर्म की स्थापना करें, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार राज्य में करें, लोगों को एनकरेज करें कि आप बौद्ध धर्म को अपनाइए। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी, ग्रीक, अरमाइक और खरोष्टी लिपि में मिलते हैं। देखो, ब्राह्मी लिपि तो आप समझ गए, ये भारत के अंदर जो प्रचलित थी ब्राह्मी लिपि,
ग्रीक लिपि समझ गए आप, यूनान की जो लिपि थी, सिकंदर जहां से आता था। खरोष्टी लिपि जो है ये वर्तमान में जो अफगानिस्तान और इसके आसपास के क्षेत्र है, यहाँ पर खरोष्टी लिपि प्रचलित थी। अरमाइक लिपि जो है ये मध्य एशिया में प्रचलित थी। तो बेसिकली इन चारों लिपि में अशोक ने अपने अभिलेखों का उत्कीर्णन करवाया था, मतलब उनको लिखवाया था। अशोक के सभी लेखों की भाषा कैसी है? प्राकृत है। देखो, एक होती है भाषा, एक होती है लिपि। समझते हो आप इसका मतलब? जैसे अपन आजकल करते हैं ना इंग्लिश, जैसे आप व्हाट्सएप पे कोई मैसेज भेजते हो, आपने टाइप तो इंग्लिश के लेटर से किया है, ABCD उसको बना के किया है, परंतु आपने उसमें जो मैसेज लिखा है वो आपकी हिंदी भाषा में। तो ऐसे ही लेटर्स तो किसी और लिपि के हैं, परंतु भाषा कौन सी है? प्राकृत भाषा है। मतलब आप किसी से बात कर रहे हो तो आप मैसेज तो हिंदी में लिख रहे हो, है ना, पर उसको लिखने के लिए आपने लिखा कि कल मैं आऊंगा, तो KAL मैं आऊंगा, इस प्रकार से। तो ये तो होती है लिपि, जो आपका वो कीबोर्ड है, और वो नीचे जो आप बोलना चाह रहे हैं वो क्या है? भाषा। तो अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में। लिपि अलग अलग, ये 4 प्रकार की लिपि का इसने प्रयोग किया है। ठीक है। शाहबाजगढ़ी और मानसेरा के लेख जो है खरोष्टी लिपि में है। ये शाहबाजगढ़ी, मानसेरा आपको पाकिस्तान की तरफ मिलेंगे। तक्षशिला और लघमान के अभिलेख अरमाइक लिपि में है, ये भी आपको पाकिस्तान में मिलेंगे, पर उत्तर में मिलेंगे पाकिस्तान के। शर-ए-कुना अभिलेख द्विलिपिक है, ये अरमाइक तथा ग्रीक दोनों ही लिपि के अंदर लिखा गया है। सर्वप्रथम 1750 में टील पैंथर नामक विद्वान ने अशोक की लिपि का पता लगाया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछते हैं अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सबसे पहली सफलता किसे मिली थी? तो आप याद रखेंगे जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप, देखो ये पहला व्यक्ति है जेम्स प्रिंसेप जिसने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त करी थी 1837 में। घौली तथा जोनागढ़ के शिलालेख पृथक कलिंग लेख कहलाते हैं। इसमें सभी मनुष्यों को अपनी संतान बताया गया है, इसमें कोई खास क्वेश्चन नहीं बनता है। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभ लेख में अशोक की रानी कारुवकी के दान का उल्लेख है। अशोक की एक रानी बड़ी फेमस है, जिसका एक ही रानी है जिसका नाम अशोक के साथ अशोक के शिलालेखों पे मिलता है, उसका नाम मिलता है कारुवकी या कौरवकी भी मिलता है कई जगहों पे, इसलिए इसे रानी का लेख भी कहा जाता है। कारुवकी अशोक का एक पुत्र था, तीवर उसकी मां थी। अशोक के भाब्रू शिलालेख में धम्म का उल्लेख मिलता है। देखो अशोक के शिलालेख बहुत स्थानों से मिलते हैं, तो जिस स्थान से वो मिला ना उसका नाम उसके साथ में ले लेते। जैसे भाब्रू से मिला तो भाब्रू शिलालेख, तो अशोक के धम्म का उल्लेख, अशोक का धम्म क्या था, अशोक क्या कहना चाहता था, ये भाब्रू शिलालेख में मिलता है। देखो अशोक ने जो अशोक स्तंभ बनवाए वो कुछ इस प्रकार से थे। इसमें 4 प्रमुख भाग होते थे एक स्तंभ के अंदर। सबसे पहले देखो ये निचला वाला भाग होता था, गोल एकदम पॉलिश, उसको कहा जाता था यष्टि। क्या कहा जाता था? यष्टि। फिर यष्टि के ऊपर क्या होता था? उल्टा कमल होता था। ये उल्टा कमल है, कमल होता है ना कमल का, उसको उल्टा ऐसे पहना दिया, उल्टा कमल। ये यष्टि के ऊपर कमल की आकृति। फिर उसके ऊपर होती थी एक चौकी। चौकी समझते हो ना, चौकोर पत्थर एकदम, ये चौकी, इसको बोलते थे फलका। और फलके के ऊपर होती थी एक पशु की आकृति। बात समझ रहे? कई कई जगहों पे फिर इसके ऊपर जो है एक धर्म चक्र भी मिलता था। तो अशोक का ये इस प्रकार का जो स्तंभ बनाने की टेक्निक जो है, कई स्थानों पर आप समझिए कि ये नीचे वाला तो सब कुछ सेम है, मतलब ये शिलालेख सेम है, फिर ये ऊपर का फलका सेम है, यष्टि सेम है, मतलब ये उल्टा कमल, फिर वो चौकी, ऊपर अलग अलग प्रकार के जानवर बनाए। जैसे कहीं पर सिंह का उल्लेख है, मतलब शेर बना हुआ है, कई जगहों पर 4 मुख वाला शेर है। तो ये 4 मुख वाला शेर जो है, जो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है, वो वर्तमान में भारत का राज चिन्ह है। बात समझ रहे? कई जगहों पर सिर्फ एक शेर है बैठा हुआ। तो अशोक ने इस प्रकार के शिला स्तंभ बहुत सारे स्थानों पर लगवाए। बसाड़ के स्तंभ के ऊपर जैसे सिंह मिलता है, संकीसा के ऊपर हाथी, रामपुरवा पर बैल, लौरिया नंदनगढ़ पर सिंह, ये लौरिया नंदनगढ़ का है। सांची और सारनाथ के स्तंभों पर एक साथ 4 सिंह की आकृति। तो मैंने जैसा कहा अशोक ने शिलालेखों में अलग अलग ये इस प्रकार के जो स्तंभ थे जानवरों का प्रयोग किया। तो देखो इन सब जानवरों का प्रयोग किया। इसमें से आप सांची और सारनाथ जरूर याद रखना, ये भाई कई बार पूछेंगे आपसे। सांची सारनाथ तक्षशिला स्थित धर्म राज्य का स्तूप अशोक ने ही बनवाए थे। देखिए अशोक का जो ये शिलालेख मैंने बताया था ना आपको कि उसने उस पे अपने पिलर के ऊपर 12 मैसेज लिखवाए थे। तो 12 मैसेज जो इनको 12 ही शिलालेख कहा गया। तो अशोक के इन शिलालेखों के अंदर कई बार सवाल पूछते थे कि
कौन से शिलालेख के अंदर ये बात लिखी हुई है, कौन से शिलालेख के अंदर ये बात लिखी हुई है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखो, अशोक ने सबसे पहले तो आप ये याद रखोगे 11वां, अशोक ने अपने 11वें शिलालेख के अंदर अपने जो धम्म विजय है, मैंने आपको बोला ना कि अशोक ने अब राज्य विजय की नीति को त्याग कर धम्म विजय को अपनी नीति बनाया, तो वो किस में लिखा हुआ है? अशोक के 11वें शिलालेख में लिखा हुआ है। अशोक का जो 13वां शिलालेख है, 13वां, ये तो 11, ये 13, वो कलिंग युद्ध की जानकारी देता है। अशोक के उस शिलालेख में 13वां शिलालेख जो है वो कलिंग युद्ध की जानकारी देता है। कलिंग युद्ध का वर्ष प्रमाणिक तौर पर वहीं पर हमको मिलता है 261 ईसा पूर्व। बात समझ रहे? ठीक है, बाकी आप याद रखो तो रखो, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे तो 14 है टोटल। ठीक है, तो 11वां और 13वां आपको याद रखना बहुत जरूरी है। इसमें अशोक का ये सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात है वो सामने आती है। तो अशोक ने टोटल, देखो कई कई जगहों पे 12 भी हैं, तो टोटल 14 जो हैं शिलालेख ऊपर से उसने लिखवाए गए थे जो आज तक हमको मिले हैं। तो आप याद रखना इसको, खास करके 11वां और 13वां आप जरूर याद रखना। अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में आजीवक सन्यासियों के लिए गुफाओं का निर्माण कराया। बौद्ध धर्म में लिखा हुआ है कि अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। 14 शिलालेखों के अतिरिक्त अशोक ने 13 लघु शिलालेख, 7 स्तंभ अभिलेख तथा कई अन्य अभिलेखों को उत्कीर्ण करवाया था। आप तो ये शिलालेखों की संख्या याद रखना, 14 शिलालेखों की संख्या। ठीक है, वो टोटल जो है ना 14 आप याद रखना। नेक्स्ट देखो आप, अशोक ने, जैसा मैंने कहा, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। उसने कई स्थानों पर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसारक भेजे, जैसे मजांतिक को उसने भेजा कश्मीर और गांधार में, मज्जिम को भेजा हिमालय में, सोन व उत्तरा को सुवर्ण भूमि, महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र में, महादेव को महिषमंडल मैसूर में, महेंद्र संघमित्रा श्रीलंका, महारक्षित यवन देश, धर्म रक्षित अपरांतक और रक्षित को बनवासी। इनमें से ज्यादातर लोग जो हैं वो अशोक के सगे संबंधी भी थे, कई सारे ये बौद्ध भिक्षु भी हैं। इसमें ज्यादातर जो प्रचलित है ना वो ये वाला प्रचलित है, महेंद्र और संघमित्रा। कहा जाता है श्रीलंका, आज श्रीलंका में बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार प्रसार है, तो श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का श्रेय जो है वो अशोक के पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को ही जाता है। इस वजह से इनके बारे में ज्यादा पूछते हैं। फिर देखो, सम्राट अशोक का आपने इतना सारा तो पढ़ लिया, पर देखिए अशोक का जो आखिरी जीवन था ना, जीवन के जो अंतिम वर्ष थे ना, बड़े कठिन बीते। अशोक को जीवन के अंतिम वर्षों में अशोक के ही पुत्र और पुतों ने मिलकर कैद कर लिया। दशरथ था, उसने पकड़ के अशोक को जेल में डाल दिया। अब इसके कई सारे कारण हैं। देखिए, अशोक की इस धम्म नीति के कारण राज्य के अंदर ऐसा वर्ग भी था जिसमें आक्रोश लगातार बढ़ रहा था, खास करके अशोक के जो सैनिक थे। भाई अब युद्ध नहीं हो रहे हैं तो सेना बेरोजगार हो गई, सैनिक बेरोजगार हो गए। ऐसी स्थिति में अब उनको कोई दूसरा काम करना पड़ रहा है। साथ ही साथ बार बार अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म को इतनी ज्यादा प्रतिष्ठा देने के कारण, सिर्फ बौद्ध धर्म को संरक्षण देने के कारण जो ब्राह्मण थे या वैदिक धर्म के अनुयायी थे बहुत नाराज थे। समाज में लगातार बौद्ध धर्म के लोगों का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा था, ये भी इनसे स्वीकार नहीं था। साथ ही साथ अशोक का राज्य आप देखें तो बहुत लंबा हो गया था। ऑलमोस्ट अशोक का राज्यकाल जो है 273 ईसा पूर्व में संभालता है, वो 233 ईसा पूर्व तक चलता है। लगभग आप समझे तो ये ऑलमोस्ट 41 साल हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो बाकी परिवार के लोग थे, अब उनकी लालसा हो गई थी कि अब हम गद्दी पर संभालें, गद्दी पर बैठें। तो बाद में जाकर अशोक के पुत्र और पौत्रों ने अशोक को ही गिरफ्तार कर लिया, कैद में डाल दिया। कहा जाता है कि अशोक को दिन भर में एक आंवला खाने को दिया जाता था और बाद में भूख प्यास से ही अशोक की मृत्यु हो गई। बौद्ध धर्म ग्रंथों में तो इसे बड़े ही हृदय विदारक तरीके से दिखाया गया है, बट फिर भी यह है कि अशोक जीवन के अंतिम वर्षों में कष्ट भोगता हुआ ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। एक और ध्यान रखें, युद्ध ना करने, अहिंसा के मार्ग पर चलने के कारण शल्य बल कमजोर हो गया। इससे भी मौर्य साम्राज्य की शक्ति जो है वो क्षीण होती चली गई। अशोक के बाद कोई भी उत्तराधिकारी इतना योग्य नहीं हुआ जो मौर्य साम्राज्य को संभाल सके। फल तो अशोक की मृत्यु के 50 वर्ष के भीतर ही उसका साम्राज्य जो है बिखर गया। बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि 233 ईसा पूर्व के बाद, मतलब अशोक को जब राज्य से हटना पड़ा, उसके बाद मौर्य साम्राज्य का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ, शक्तिशाली व्यक्ति नहीं हुआ जो मौर्य साम्राज्य को संगठित करके रख सके। तो अशोक की मृत्यु के मात्र 50 वर्षों के अंदर ही मौर्य साम्राज्य बिखर गया। अशोक की मृत्यु के बाद कई सारे हुए, कुणाल, संप्रति वगैरह,
परंतु आखिरी मौर्य राजा जिसका नाम आपको याद भी रखना पड़ेगा, बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या 184 ईसा पूर्व के अंदर कर दी गई उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा। किसके द्वारा? पुष्यमित्र शुंग द्वारा। पुष्यमित्र शुंग स्वयं एक ब्राह्मण था, परंतु इसके पिता तो वो ब्राह्मणों वाले ही कर्मकांड वाले काम किया करते थे, पर पुष्यमित्र शुंग ने हथियार उठा लिए और सेना में भर्ती हो गया। योग्यता के दम पर ये मौर्य सेना का सेनापति भी बना। और बृहद्रथ जो कि एक कमजोर शासक था, जो बाकी दरबारी लोग थे उनकी सहमति से पुष्यमित्र शुंग ने एक बार जब ये बृहद्रथ सेना का निरीक्षण करने के लिए आया तो सबके सामने पुष्यमित्र शुंग ने उसका गला काट दिया, बृहद्रथ का। और बृहद्रथ के साथ ही मौर्य साम्राज्य का अंत हो जाता है। और उसकी हत्या के बाद सर्वसम्मति से पुष्यमित्र शुंग जो है वो मौर्य साम्राज्य ये मगध साम्राज्य की गद्दी संभाल लेता है। और पुष्यमित्र शुंग जो है इतिहास का वो पहला ब्राह्मण व्यक्ति है जो राज्य करता है, या आप ऐसा भी कह सकते हैं शुंग वंश इतिहास का पहला ब्राह्मण राजवंश है। बात समझ रहे हैं? अब ये यहाँ पे एक और घटना भी आ जाती है, छोटा सा मैं इसमें आप बता देता हूं। देखो, आपको याद हो तो मैंने अभी इसी लेक्चर के अंदर आपको चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया था। चंद्रगुप्त मौर्य जब धनानंद से संघर्ष कर रहा था, धनानंद को भी किससे चिढ़ थी? ब्राह्मणों से और क्षत्रियों से, दोनों से। चाणक्य ब्राह्मण था, धनानंद ने उसका अपमान किया। बात समझ रहे? उसने अपने अपमान का बदला तो ले लिया, परंतु ब्राह्मणों ने धनानंद को हटाने के लिए चंद्रगुप्त की जो मदद की थी, उस मदद का आप समझिए वापस पे बैक जो होता है वो मौर्य राजा नहीं कर सके। चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम वर्षों में जैन धर्म को संरक्षण दे दिया, बिंदुसार ने आजीवक धर्म अपना लिया, और अशोक का तो आप अभी जान ही चुके हैं, पूरी जिंदगी लगा ली बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में। तो वो जो ब्राह्मण वर्ग थे वो तो हमेशा से ही हाशिए पे चले गए ना। नंदों के समय उनका कुछ उद्धार हुआ, सोचा था मौर्य करेंगे इसलिए इनकी मदद करें, उनका भी कुछ नहीं हुआ। इसी वजह से ये भी एक थ्योरी प्रचलित है कि इसी वजह से ब्राह्मणों ने स्वयं अब शासक बनने का निर्णय लिया, और पुष्यमित्र शुंग जो कि मजबूत सेनापति था, युद्धों के अंदर विजय हासिल करी थी, लोकप्रिय भी था, उसे राजा बनने के लिए आमंत्रित किया गया, और इसी ने इतिहास में ब्राह्मण वंश की नींव रखी, शुंग वंश के नाम से। तो जो भी बात है, मौर्य काल प्राचीन भारत के अंदर भारत को एक संगठित शक्ति के रूप में स्थापित करने में अपना बहुत बड़ा योगदान करता है। मैगस्थनीज ने तो बकायदा उस समय के मौर्य साम्राज्य के बारे में आप समझिए शान में इतने कसीदे पढ़े हैं कि आप बता नहीं सकते। उसने चंद्रगुप्त के महलों के बारे में लिखा है, चंद्रगुप्त के व्यक्तित्व के बारे में लिखा है, मौर्य साम्राज्य का दूसरे विदेश के जो साम्राज्य है उनके साथ जो व्यापार होता है उनके बारे में लिखा है। तो कुल मिला के माना जा सकता है कि मौर्य काल के अंदर भारत की स्थिति विश्व के अंदर कई सारी सभ्यताओं से बहुत अच्छी थी। भारत बहुत ज्यादा विदेशों में एक शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति के रूप में अपना स्थान रखता था, व्यापारिक शक्ति के रूप में स्थान रखता था। और उस समय का आप जो सभ्यता का एडवांसमेंट है, यानी कि उनकी उन्नति है, वो मौर्यकालीन जो अवशेष हमें मिलते हैं, मौर्यकालीन जो इमारतें हमें मिलती है, अशोक के शिलालेखों को आप देखिए, उनसे हम मान सकते हैं कि यार वास्तव में उस समय भारतीय सभ्यता जो है बड़ी एडवांस रही होगी। तो यहाँ पे हम मौर्यकालीन लेक्चर को खत्म करते हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। कुछ जो फैक्ट्स हैं उनको आप जरूर याद रखना, जैसे अशोक के शिलालेख हुए, है ना, कहाँ कहाँ पर है, उनको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और हो जाएगा इसमें क्वेश्चन जो अपन ने किए ना, इसमें से ही कहीं ना कहीं से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ज्यादा इसमें जाने की जरूरत नहीं तो मौर्य काल और ये सब ऐसे हैं, इतने डेप्थ में है कि आप पागल हो जाओगे कि पढ़ूं क्या और छोड़ूं क्या, है ना। तो ऐसा नहीं करना है अपने को हमेशा कॉन्क्रीट स्टडी करनी है, एकदम टारगेटेड स्टडी। क्या इसमें से क्वेश्चन बनता है ना। या तो पुराने क्वेश्चंस की मदद लो, या फिर जैसे मैंने कई सारे एग्जाम दिए तो अनुभव है कि यार ये यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो उस हिसाब से आप चलो। तो मेरा पढ़ाने का तरीका वैसा ही रहता है। तो आप भी कुछ लेक्चर पूरा सुन के नोट्स वगैरह तैयार करो, ठीक है। ये लेक्चर अपन यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।